अक्सर हमने भी देखा है और आपको भी नज़र में आया होगा, कहीं ना कहीं आपकी भी जानकारी में आया होगा कि मेंटेनेंस लेने के लिए और देने के लिए जब कोई वाद किसी भी पक्ष में, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों के पक्ष में जब कोई विवाद गहराता है और वो विवाद कहाँ हद तक लेके जाता है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि आप भी जानते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा कि जब कोई लड़ाई या कोई झगड़ा प्रारंभ होता है तो उसका अंत कहाँ तक जाता है ये कोई निश्चित नहीं होता है। क्योंकि अल्टीमेटली मामला यहाँ तक आता है कि जो सामान्यतः तौर पर ज़्यादातर जो पत्नियों का मैंने देखा, उनका इरादा इतना रहता है कि हम हस्बैंड को कोर्ट के केवल चक्कर लगवाएंगे और हम ससुराल ना जाके अपने मायके में रहेंगे और मायके में रह के ही हम हस्बैंड से मेंटेनेंस लेंगे, क्योंकि हर महीने उसको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, झूठे मुकदमे दाखिल किए जाते हैं, उनसे भला नहीं हुआ तो और उसके खिलाफ अलग तरीके से फर्जी घटना भी तैयार की जाती है। और इन सब होने के बावजूद भी फिर भी किसी न किसी तरीके से अगर जो कोई स्टैंड कर भी गया और अगर जो नहीं भी स्टैंड कर पाया तो अल्टीमेटली फिर अगर जो किसी तथ्य में अगर जो उसके ऊपर दबाव बना के फिर उसकी ओर से या दूसरे की ओर से उसको फिर कंप्रोमाइज़ के लिए उसको राज़ी किया जाता है। कंप्रोमाइज़ में किस तरीके से अलग अलग तरीके से अजीबोगरीब शर्तें रखी जाती हैं, उन शर्तों के आधार पे या उन शर्तों के अधीन हस्बैंड को मजबूर किया जाता है कि इस तरीके की ये फैक्ट को कंसीडर करें, इनको स्वीकार करें, अन्यथा आपके विरुद्ध मुकदमे दाखिल करेंगे। अच्छा, हस्बैंड की भी ये जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है, लेकिन उसकी ये मजबूरी अवश्य बनती है। वो भी सोचता है घर में शादी है, छोटे भाई की शादी हो सकती है, उसकी बहन की शादी हो सकती है, तो मजबूरन जो समाज में एक अलग तरीके से जो आरोप और जो प्रत्य आरोप का जो मामला चलता है तो उसमें ये विचार करते हैं कि उसके विरुद्ध ये मुकदमा चल रहा है, उसके विरुद्ध इस तरीके से उसकी पत्नी के द्वारा भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसी के आधार पे अगर जो उसके घर में किसी तरीके से अगर जो उसके शादी में या उसकी बहन की शादी में या उसके भाई की शादी में कोई व्यवधान ना उत्पन्न करे तो इस मजबूरी में आके फिर उसको जो कंप्रोमाइज़ जो नहीं भी स्वीकार करना चाहता तो वो कंप्रोमाइज़ को स्वीकार करता है। तो अंततः ये देखने को मिलता है और ये जानने को भी मिलता है कि किस तरीके से शोषण किया जाता है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी अपने कई निर्णय में अपने ये विचार किया है और ये प्रतिपादित सिद्धांत भी दिया है। क्योंकि ये जो कुछ लॉ बने हुए हैं सामान्यतः तौर पर जो महिलाओं के पक्ष में जो या उनके जो रेमेडी सुनने के लिए जो ये कानून बने हुए हैं उनका यूज़ तो होता ही होता है, लेकिन यूज़ होने से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ भी होना प्रारंभ हो गया है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, नए हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और ये जानकारी आप अपने दूसरों लोगों तक या अपने निकटतम संबंधियों को आप पहुँचाना चाहते हैं तो इसको शेयर अवश्य करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पत्नी के क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या तरीके नए निकल के आते हैं पत्नी को परेशान करने के लिए, उसी का एक अभिन्न अंग है कि किस तरीके से पति को बचना चाहिए इस तरीके से जो फर्जी घटनाएं जो उत्पन्न होती हैं या उनके विरुद्ध परेशान करने के लिए जो माननीय न्यायालय के समक्ष जो दाखिल की जाती हैं। तो इन तरीके से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी तक देखा है, जिस अंदाजे से आपको ये लग रहा है कि क्या क्या तरीका उपलब्ध हैं, किस तरीक़ों से हम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं सबसे नंबर एक ये चीज़ भी आती है कि जब आप दोनों के रिश्ते जो सामान्य होते हैं, जब वो नॉर्मल होते हैं, तो किसी के आधार पर कहीं आप घूमने जाते हैं या घर में रहते कोई फेस्टिवल होता है, जाहिर से तौर पे अगर जो कोई घूमने गया हो चाहे ना गया हो, लेकिन उसमें घर में रहते हुए यानी कि पत्नी जब अपने ससुराल में रहती है तो उस दौरान कोई ना कोई फेस्टिवल अवश्य पड़ता है। वो चाहे हिंदू से हो या मुस्लिम का हो या कोई भी रिलीजन से अगर जो ताल्लुक़ भी रखते हैं या उससे कहीं भी तरीके से कोई भी संबंध है तो कोई ना कोई फेस्टिवल रहता है, तो कोई ना कोई वीडियो या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अवश्य की जाती है। ये तथ्य उनके फ़ोन में या किसी भी तरीके से उनकी फाइल में, कंप्यूटर में स्टोर अवश्य रहता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात नहीं निकल के सामने आती है। लेकिन वो कंसीडर नहीं कर पाते कि क्या इस तरीके के तथ्य, इस तरीके के फैक्ट भी हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर जो आप इस तरीके के कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पे आपके हंसी खुशी वाले जो पल हों, इंजॉयमेंट मूवमेंट वाले होंगे, तो उसमें आपको ये प्रोज्यूम करके या आप उसमें प्रूफ दे सकते हैं कि इन फोटोग्राफ में। अच्छा, एक चीज़ और है, आज के टेक्नोलॉजी के समय में जब जो फोटो जो क्लिक की जाती है या जो उसको स्टोर किया जाता है तो उसका समय भी स्टोरेज का लिखा होता है और टाइम भी लिखा होता है। तो आप अपने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए और अपने सारे जो एविडेंस है वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें कि ये इस डेट का और इस डेट के जो ये एविडेंस है, जो ये फोटोग्राफ है या ये वीडियोग्राफी है, इसमें देखा जा सकता है कि जो वाइफ है बहुत ही चेयरफुल यानी कि प्रसन्न है, हंसी खुशी घूम रही है। तो अचानक 1 महीने या 2 महीने में किस तरीके से उसके विरुद्ध जो अपराध जो उसने आरोप लगाए हैं वो कैसे सत्य हो सकते हैं। उसने लगाया हुआ है जैसे कि उसके
उसके आरोप निकल के सामने आते हैं कि घर वालों ने जो कि हस्बैंड के उनको तरह तरह के 2 साल से उनको मार पीट रहे हैं। लेकिन 2 साल पहले जो इस तरीके की जो फोटोग्राफी अगर जो या वीडियोग्राफी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो उसका ये आरोप निराधार हो जाएगा। उसको ये सबसे पहले खुद महसूस हो जाएगा, न्यायालय जब निर्णय देगी तब निर्णय देगी। लेकिन इस तरीके की एविडेंस अगर जो कहीं भी तरीके से किसी भी तरीके से अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत हो जाते हैं तो वहीं से पत्नी का मनोबल टूट जाता है, वहीं से गिर जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो ये साक्ष्य जो ये तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वो क्योंकि सत्य हैं। और सत्य को कहीं भी तरीके से किसी भी तरीके से अगर जिसको आप तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना जो आशय अवश्य दिखाता है। तो इसी के आधार पे अगर जो कोई फेस्टिवल घर में भी बनाया गया है तो आपको सर्च करने की आवश्यकता है। आप अपनी फोटोग्राफी के जो पुराना जो एल्बम है या पुरानी डायरेक्टरी है उसमें आप चेक करें, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो एविडेंस है आपके पास अवश्य अवेलेबल होंगे। और दूसरा एविडेंस या दूसरा फैक्ट इस तरीके की ये है कि आप कभी भी कहीं घूमने गए होंगे या घूमने की प्लानिंग कर रहे होंगे या घूमने के लिए जाने वाले होंगे, और जाहिर से तौर पे जब कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो पैदल कोई जाता नहीं है, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट मोड का अवश्य यूज़ करते हैं। चाहे से आप उसमें ट्रेन से गए हो या प्लेन से गए हो तो जाहिर से तौर पे उनमें सीट का नंबर और नेम दोनों मेंशन किए जाते हैं। उसमें पेमेंट की डिटेल भी अवश्य मेंशन की जाती है कि इन टिकट है इनका एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो किसने किया है। और आज के समय में जो आधुनिकता के भाव में ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन या ज़्यादातर जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन का रिकॉर्ड अवश्य रहता है, वो कभी भी नहीं खत्म होता। तो ये सारे एविडेंस और ये सारे तथ्य आपको कंसिडर करने हैं, क्योंकि आप परेशानी से गुजर रहे होते हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इस परेशानी के दौर में जो ये एविडेंसेस आपके घर में पहले से पूर्व से अवेलेबल है, ये आपको केवल कंसीडर करने की ज़रूरत है। आप उसको थोड़ा सा भी सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएंगे। इस तरीके के अगर जो आप कहीं घूमने गए हो तो ये सारे टिकट और ये सारे पेमेंट, या इसके अलावा भी कहीं कोई आपने प्रॉपर्टी, जब आपके रिश्ते सामान्य रहे होंगे, कोई प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, वाइफ के नाम पे आपने परचेज किया होगा, या कोई म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया होगा पत्नी के नाम पे, या कोई कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट किया होगा वाइफ के नाम पे, उसमें पेमेंट आपने किया होगा। तो जो ये पत्नी कहती है कि हमको दहेज के लिए ताना मारते हैं कि अपने पिता के घर से सच एंड सच अमाउंट 2 लाख 10 लाख 15 लाख 20 अमाउंट जो जैसा हो उसके आधार पे हमसे कहते हैं इतना पैसा लेकर आओ तब हम ससुराल में रहने देंगे। अगर जो हस्बैंड की तरफ से ये सारा पेमेंट और ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो उससे वो ये प्रिज्यूम कभी नहीं किया जा सकता है कि उससे फिर अलग से दहेज मांगने की भी ये कभी समस्या उत्पन्न हुई हो। अगर इस सारे फैक्ट और ये सारे कंसीडर करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित करेगी। आदेश पारित करने से पूर्व से ही हो सकता है पत्नी के मनोबल टूट जाए, वो आपसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए आ जाए, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये तथ्य ये सारी बातें सत्य हैं, बिल्कुल सही है, कोर्ट इस पर जरूर यकीन कर लेगी। और इसके साथ में एक नया आरोप और एक नया प्रत्यारोप सामने देखने को मिलता है, अभी जल्दी में देखने को मिलने लगा है कि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, जो पत्नी का आरोप रहता है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे उस दशा में भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया, और फिर मेरे घर वालों ने, मेरे पिता ने सारा एक्सपेंसेस बियर किया, सारा जो और भी खर्चे होते हैं बच्चे का वो भी सारे एक्सपेंसेस किए। लेकिन अगर जो पति ने इस तरीके के तथ्य और इस तरीके के फैक्ट अगर जो ये आरोप लगाए गए हैं तो जाहिर तौर पे आपको ये विचार करने वाली बात है, आपने भी अगर जो डिलीवरी जाहिर तौर पे जो ये झूठे आरोप लगाए गए हैं तो ये डिलीवरी जो हॉस्पिटल का जो खर्चा होगा, जो बिल होगा, ये आपके पास अवश्य रखे होंगे। उसको आप अगर सर्च करेंगे उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो हॉस्पिटल की जो रिसिप्ट होती हैं, जो उसके पेपर होते हैं, उन पर पेमेंट करने वाला का और या किसके मोड से पेमेंट हो, ये भी डिटेल अवश्य रहती है। उसमें आप जाएंगे तो आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलेगा, रिटर्न आपको एविडेंस मिलेगा जो आपके माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें ये लिखा होगा कि पेमेंट किसने किया, कब किया गया। अगर उसमें नहीं भी लिखा होगा तो आपने अगर जो किया होगा तो आपके बैंक स्टेटमेंट के द्वारा आप उस पेमेंट की डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये सारे तथ्य और ये सारे फैक्ट को, जो कि एक रिटर्न मटेरियल है, होता सभी के पास है, आपके पास भी होगा, लेकिन ये अपनी जो डर के भावना से या अपने परेशानी के भावना से वो उनका ध्यान इस तरफ नहीं आकर्षित हो पाता है और उनको अननेसेसरी जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो लीगल जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो आशा करता हूँ इन तरीक़ों को आपने अडॉप्ट किया होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट आप सर्च करके माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करें। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देख ही लिया है, तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।